हेलो गाइज, देखिए भी हम बेसिकली अपने टॉपिक मेटलर्जी के साथ बेसिकली डील कर रहे थे। मेटलर्जी में हमने लीचिंग केमिकल मेथड जनरली हमने पढ़ा था, ठीक है। आज जो हम डील करेंगे, जो आज हमारा टॉपिक होगा वो रहेगा इलिंगम डायग्राम। काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बार पूछा जाता है, सो आपको अच्छे से पढ़ना है। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, बट बच्चे पता नहीं क्यों इस चीज़ में पजल हो जाते हैं। पजल होने की 1% भी ज़रूरत नहीं है, आप बड़ी इजीली क्या कर पाओगे, इन चीज़ों को रिलेट कर पाओगे। बस आपको थोड़ा सा थर्मोडाइनमिक्स का रिलेशन है, आपको थोड़ा सा थर्मोडाइनमिक्स पता होना चाहिए। तो एलिंगम डायग्राम की बात करने से पहले बात करते हैं कि इसके बेसिक्स की, थर्मोडाइनमिक्स की। देखिए, ये आपका कोई भी मेटल है सॉलिड, इसकी रिएक्शन आप करवाते हो ऑक्सीजन से, तो क्या बनाएगा ये कोई मेटल ऑक्साइड बना देगा आपका कोई भी। सपोज करो MXOY आपका कोई भी एक मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ये आपका सॉलिड था, ये आपका गैस, ठीक है। ये मेटल ऑक्साइड बन गया सॉलिड। गैस की आपको पता है रेंडमनेस ज़्यादा रहती है, दैट मीन्स एंट्रोपी ज़्यादा रहती है। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, दैट मीन्स डेल्टा एस क्या आपका चेंज इन एंट्रोपी जो आपका रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, नेगेटिव। यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। आपको पता है कोई भी रिएक्शन फिजिबल है, फिजिबिलिटी के लिए फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी है वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी लेस देन 0। और हमें पता है डेल्टा जी आपका किसके इक्वल रहेगा, डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस के इक्वल रहेगा। तो देखिए बेसिकली जो आपका ये जो ग्राफ रहता है, जो एलिंगम डायग्राम रहता है, वो क्या रहता है, वो एक प्लॉट रहता है बिटवीन डेल्टा जी एंड टेम्परेचर। किसके बीच में, डेल्टा जी एंड टेम्परेचर के बीच में। एलिंगम डायग्राम इट्स ए प्लॉट बिटवीन डेल्टा जी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, किसकी फॉर्मेशन, ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स भी किसके, मेटल के, ऑफ मेटल, नॉन मेटल्स के जनरली रहते हैं, ऑफ ऑक्साइड्स, जनरली ऑक्साइड्स का होता है आपका, वर्सेज टेम्परेचर। एक प्लॉट है किस किस के बीच में, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड एंड टेम्परेचर के बीच में। तो अब डेल्टा जी एफ जो है, अभी जो आपने रिलेशन लिखी थी वो किसके इक्वल है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये किसके इक्वल आ गया, वाई सी प्लस एम एक्स। यहाँ पे जो स्लोप आपको दिख रही है टेम्परेचर के वर्सेस इन दोनों के बीच में, तो क्या होना है आपका, ग्राफ प्लॉट होना है। तो जो स्लोप आ गई आपकी, वो स्लोप क्या आ गई, आपकी स्लोप किसके इक्वल आ गई भी, स्लोप आ गई माइनस डेल्टा एस के इक्वल। स्लोप किसके इक्वल आ गई, माइनस डेल्टा एस के इक्वल। तो स्लोप का पॉजिटिव या नेगेटिव रहना ग्राफ के अंदर, जो ये आपका ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन कर्व नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। इधर आपका डेल्टा जी एफ है, ये आपका टेम्परेचर है। स्लोप ये इंटरसेप्ट क्या आएगा, डेल्टा एच आएगा, एंड ये जो स्लोप आएगी वो क्या आएगी, माइनस डेल्टा एस आपकी आएगी। तो बेसिकली जो आपकी स्लोप जो है वो पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव, वो किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन दी साइन ऑफ चेंज इन एंट्रोपी। अगर आपकी चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव रहेगी तो स्लोप पॉजिटिव रहेगी, एंड इफ डेल्टा एस इज नेगेटिव, इफ डेल्टा एस इज नेगेटिव देन स्लोप इज पॉजिटिव, बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। एंड इफ डेल्टा एस इज पॉजिटिव देन स्लोप इज नेगेटिव, देन आपका स्लोप क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। 100% आपकी स्लोप क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो इस चीज़ को कंसिडर आपको करना है, और आप इसी को कंसिडर करके आपका एलिंगम डायग्राम बनाया गया है। तो देखिए
सपोज करो एग्जाम्पल की बात करें, अपने पास कार्बन सॉलिड है, इसको हमने ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन किया, ठीक है, लिमिटेड सप्लाई दी, आपका क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक्सेस में देखो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ये क्या था, एक सॉलिड कंबाइन होके O2 के साथ कंबाइन हो रहा है और क्या बना रहा है, CO गैस। इसके लिए जो आपकी डेल्टा S की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव, बट जो स्लोप आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। सॉरी, इसके लिए जो डेल्टा S की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव, एंड स्लोप क्या आ जाएगी, नेगेटिव। तो जो मेन जो बात है, जो जिस पे स्लोप की डायरेक्शन डिपेंड करेगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो किस पे डिपेंड करेगी, ऑन द साइन ऑफ डेल्टा S, एंट्रोपी पे आपका डिपेंड करेगी। तो आपके पास एक एलिंगम डायग्राम जो बेसिकली है वो आपके पास मैं बनाता हूँ, वो इस टाइप से दिया रहता है, डेल्टा G फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड along y axis and temperature along x axis। एस अभी जो बना रहा हूँ आपको ऐसा नहीं है कि याद ही रखना रहेगा, आपको पता रहेगा, आपको गिवन होगा ग्राफ, इतना कुछ वो नहीं है कि ग्राफ गिवन नहीं रहेगा, आपको ग्राफ गिवन रहेगा। इस टाइप से आपको एलिंगम डायग्राम्स में लाइंस दिखेंगे डिफरेंट ऑक्साइड्स के लिए। आपके NCERT बुक्स में है, आप इजीली देख पाओगे इनको, ठीक है। ये फर्दर आपके और फर्दर ऑक्साइड्स हैं जिनकी आपकी ये ग्राफ्स हैं। ये आपके बहुत सारे प्लॉट होते हैं लिंगम डायग्राम में जो आपको गिवन रहेंगे, इतना कुछ नहीं है। ये किन किन ऑक्साइड्स के हैं वो एक बार मैं लिख देता हूँ, आपको भी याद नहीं करना है, मुझे भी याद नहीं है, ठीक है। ये आपका 2MgO बनाएगा, रटना नहीं है, ये आपको ग्राफ मिलेगा, जो आपको पढ़ना है वो आपको याद होना चाहिए, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये चीज़ गिवन होंगी। ये आपका रहेगा 4/3 क्रोमियम प्लस O2 गिव्स Cr2O3। ये जो आपकी कर्व रहेगी ये रहेगी 2C प्लस O2 गिव्स CO। ये जो आपकी कर्व रहेगी ये रहेगी C प्लस O2 प्लस गिव्स CO2, ठीक है। फर्दर आपकी ये आपकी कर्व रहेगी आयरन के लिए, उसके ऊपर आपकी कर्व रहेगी कॉपर के लिए, ये किसकी रहेगी, कॉपर प्लस O2 गिव्स CuO, ठीक है। ये आपकी एलिंगम डायग्राम्स में कर्व्स रहेंगी। अब चीज़ों को समझना है, क्या एलिंगम डायग्राम आपको बताएगा। तो एलिंगम डायग्राम जब आपको गिवन रहेगा तो आपको क्या करना है, कुछ टेम्परेचर्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि ये टेम्परेचर आ गया जहाँ पे सडन चेंज आपको दिख गया MgO के केस में, ये होता है 1473, ठीक है। उसके बाद एक ये पॉइंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका, जहाँ पे ये कट करता है, जहाँ से एग्जामिनर पूछेगा, ये टेम्परेचर आपको जरूर याद होना चाहिए, होता है 1073 केल्विन, ठीक है भाई। ये दो आपके टेम्परेचर जरूर याद होने चाहिए, ये आपको पता भी रहेगा ये कंसेप्ट क्या यहाँ पे हैं, ठीक है। अभी हम कंसेप्ट के साथ डील करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, इस चीज़ को लेके पजल मत होना कि यार ये पूरा ग्राफ याद रखना पड़ेगा, हमें तो इसलिए याद है, पढ़ाते हैं तो वो बात है, चीज़ें सेट हो जाती हैं माइंड में, एक चीज़ को आप बार बार रिवाइज करते हो तो अपने आप माइंड में सेट हो जाएंगी। बट आपको इतना कुछ वो नहीं है कि यार इसको बिल्कुल ही टिप्स पे याद करना है। ये चीज़ आपको पेपर में मिलेगी या फिर जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसा आएगा जो आपने अच्छे से को किया हुआ होगा। तो देखो एलिंगम डायग्राम क्या बताता है, इसकी यूटिलिटी क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे पहले तो उसकी बात करते हैं। एलिंगम डायग्राम से हम कंपेयर करते हैं रिड्यूसिंग नेचर ऑफ मेटल। क्या कंपेयर करते हैं, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ मेटल। एलिंगम डायग्राम helps in comparing the reducing nature
ऑफ मेटल। कैसे हेल्प करेगा? अगर आपको एलिंगम डायग्राम में आपको कर्व्स दिखती हैं तो ये जो लाइन लिखने जा रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है, जो आप जिसके ऊपर आपके क्वेश्चन आपसे सोल्व करोगे। जो कर्व आपकी बिलो लाई करेगी, जो कर्व सपोज करो ये कर्व आपकी, इस कर्व की मैं बात कर रहा हूँ, इस कर्व के बिलो कौन सी कर्व ये लाई कर रही है? मैग्नीशियम की कर्व आपकी लाई कर रही है। सो जो कर्व आपकी, जो लाइन आपकी किसी दूसरी लाइन के बिलो लाई करेगी, जिस भी मेटल, इस मेटल के लिए एल्यूमिनियम की जो कर्व है, जो लाइन है वो मैग्नीशियम से अब वो लाई कर रही है, या फिर मैं ये बोलूँ मैग्नीशियम की लाइन एल्यूमिनियम से बिलो लाई कर रही है। सो जो बिलो लाई करेगी वो रिड्यूस हो जाएगी, किससे रिड्यूस हो जाएगी? अब वो वाले मेटल से। क्या लिख रहा हूँ देखना, द मेटल हुज कर्व लाइज बिलो कैन रिड्यूस metal oxide whose curve lies above। देखो इस लाइन को पढ़ो अच्छे से, और यहाँ पे देखो जो आपका मेटल, मैं बोल रहा हूँ जो लाइन बिलो लाई करेगी, जिस भी मेटल के लिए कि जिस भी मेटल की लाइन बिलो लाई करेगी, वो अपने ऊपर जितने भी मेटल्स हैं, अपने ऊपर जितने भी मेटल्स हैं उनके मेटल्स के ऑक्साइड को रिड्यूस कर पाएगी। ये चीज़ हमने लिखी है। मैग्नीशियम जो है वो एल्यूमिनियम, क्रोमियम, कॉपर, कार्बन सभी को क्या कर पाएगा? रिड्यूस कर पाएगा। एल्यूमिनियम जो है वो क्रोमियम, कार्बन, कॉपर को रिड्यूस कर पाएगा। ये आपकी एक लाइन और रह गई, या आयरन का बेसिकली था Fe+O2 गिव्स FeO। तो एल्यूमिनियम उससे अब वो जिन भी मेटल्स की लाइन है उन सभी को क्या कर पाएगा? रिड्यूस कर पाएगा। ये आपके एलिंगम डायग्राम की यूटिलिटी है। एग्जाम में क्या आएगा? एग्जाम में आपके पास ऐसा डायग्राम बन के आएगा और वो पूछेगा कि हाँ यहाँ पे आपका कौन सा मेटल किसको रिड्यूस कर पाएगा। तो मैग्नीशियम इन सभी को करेगा, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को नहीं कर पाए, मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, बाकी सभी को रिड्यूस कर पाएगा। तो जस्ट सिंपल सी चीज़ माइंड में रखनी है, जिस भी मेटल की, जिस भी एलिमेंट की लाइन आपकी बिलो लाई करेगी, जिस भी एलिमेंट की लाइन जो बिलो लाई करेगी, वो अपने से ऊपर जो लाइन लाई कर रही है उन सभी मेटल्स के ऑक्साइड को ईजिली रिड्यूस करेगी। अब ये जो चेंज हैं इनके साथ डील करते हैं। ये आपने चेंज देखा, ये सडन चेंज किसकी वजह से आता है? मैग्नीशियम आपका सॉलिड होता है, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो एक टाइम आएगा जिस टाइम पे क्या होगा, आपका जो मेटल है वो मेल्ट कर जाता है। क्या कर जाता है? मेल्ट कर जाता है। तो अगर आपको कर्व के अंदर ऐसे कोई सडन चेंज आपको दिखे, एक पॉइंट से सडन आपको चेंज दिखे, दैट मीन्स वहाँ पे आपका मेटल मेल्ट हो गया, वो टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट के साथ डील कर रहे हैं। द सडन इंक्रीज इन स्लोप डिनोट्स, इसको डिनोट करेगा द मेल्टिंग ऑफ मेटल। एंड टेम्परेचर, जो टेम्परेचर रहेगा वो किसके कोरस्पॉन्डिंग रहेगा? मेल्टिंग पॉइंट है, टेम्परेचर कोरस्पॉन्डिंग टू द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। सो अगर यहाँ से कंसेप्चुअल वो आपको ग्राफ में ऐसा देगा और वो आपको टेम्परेचर भी लिख के देगा, जस्ट आपसे पूछेगा मेल्टिंग पॉइंट बताइए मैग्नीशियम का, तो आपको पता होना चाहिए 1473 जो केल्विन है वो क्या है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम है। तो एक टेम्परेचर, इसकी यूटिलिटी मैंने समझाई। दूसरा क्वेश्चंस जो बनेंगे वो अभी भी बता रहा हूँ आपसे। एक तो ये पूछेगा कौन सा मेटल किसको रिड्यूस करेगा, कौन सा करेगा? जिसकी लाइन बिलो लाई करेगी वो अपने से अबो वाले मेटल ऑक्साइड्स को ऑक्सीडाइज करेगा। दूसरा मेल्टिंग पॉइंट पूछेगा। मेल्टिंग पॉइंट आप देखोगे जहाँ कर्व के अंदर सडन चेंज दिख रहा है वो किसकी वजह से आया होगा? ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ मेटल। अभी बात करते हैं थर्ड केस की।
थर्ड केस जो हमने ये आपका दिखाया था, ये जो टेम्परेचर है इस पर आप एक बार गौर कीजिए। देखिए इस टेम्परेचर के साथ डील करते हैं। यहाँ से ये जो अभी जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ज़रूर एक बार आप पूरा कंसंट्रेट करके एक बार पढ़िए। देखिए ये जो टेम्परेचर, इस टेम्परेचर की बात करते हैं, ये आपका, ठीक है। इस टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो इस टेम्परेचर पे क्या है, आपका जो सी कार्बन वाला जो आपका लाइन है वो अबो है इसके, इस अगर मैं राइट में बात करूं कार्बन की लाइन अबो है, लेफ्ट की बात करूं तो कार्बन की लाइन क्या है, बिलो है। आपकी दिख रहा है आप सभी को, ये जो लाइन है ये अबो है, इधर क्या है, बिलो है। तो अभी बात करते हैं आयरन की जो आपकी ऑक्साइड है उसको रिड्यूस करने के लिए कौन सा आपका रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। इस लाइन की मैं बात करूं, आयरन के लिए लाइन कौन सी आपकी, ये आयरन की लाइन अगर आप देखो तो इस लाइन पे यहाँ पे कौन सा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा, इन दोनों के कंपेयर कर रहा हूं मैं, CO2 एंड CO के। सो इस टेम्परेचर को देखिए, यहाँ पे एक लाइन और मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, उस टाइम पे मैंने नहीं की ताकि आप पजल हो जाते, अभी कर रहा हूँ। देखो इस टाइप से आपकी जाएगी, ये किसके लिए है, ये आपका CO प्लस O2 गिव्स CO2, इसके लिए CO प्लस O2 गिव्स CO2। अब इस टेम्परेचर की बात करते हैं 1073। इस टेम्परेचर पे तीन लाइनें आपकी इंटरसेक्ट कर रही हैं, कार्बन प्लस O2 गिव्स CO, कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2, CO प्लस O2 गिव्स CO2। इस टेम्परेचर पे आके क्या होता है, आपकी चीज़ें जो लाइनें हैं उनकी स्लोप चेंज हो गई। कार्बन की तो अभी भी नहीं हुई है आपकी, ठीक है, अभी स्लोप नहीं बोले हम बोले रिड्यूसिंग नेचर आपका जनरली चेंज हो जाएगा। इस पॉइंट से पहले, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं, कोई ए पॉइंट है। पॉइंट ए से जो पहले आपकी जो CO वाली कर्व थी, कार्बन प्लस O2 गिव्स CO, ये कर्व अबो लाई कर रही थी, और जो CO प्लस O2 गिव्स CO2 जो है वो कर्व बिलो लाइन कर रही थी। लेकिन इस पॉइंट के बाद CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड की कर्व है वो अबो लाई कर रही है, कार्बन की कर्व है वो क्या कर रही है, बिलो लाई कर रही है। दैट मीन्स इस पॉइंट, इस टेम्परेचर से पहले 1073 केल्विन से पहले आपका जो CO है वो क्या है, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है कंपेरेटिवली टू कार्बन। बट आफ्टर टेम्परेचर 1073 आपका जो कार्बन है वो क्या हो जाएगा, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा कंपेयर टू कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर से समझ लो इस कंसेप्ट को। इस पॉइंट, ये जो आपका टेम्परेचर है 1073 केल्विन से पहले आपकी जो कार्बन की लाइन है वो अबो लाई कर रही है, किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड से। दैट मीन्स कार्बन एक्ट्स एज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन कार्बन मोनोऑक्साइड बिलो टेम्परेचर 1073। while above than 1073 CO line is like above than carbon, that means carbon acts as better reducing agent than carbon monoxide। तो ये कंसेप्ट, इस कंसेप्ट पे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, क्या है यहाँ पे मैं लिखवा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है। बिलो 1073 केल्विन कार्बन will not be a suitable reducing agent for iron oxide। किसके लिए, आयरन के ऑक्साइड के लिए। बेसिकली आयरन के ऑक्साइड कहाँ लाई कर रही है, आयरन की लाइन के, ठीक है। आयरन ऑक्साइड्स की हम जब मेटलर्जी भी पढ़ेंगे, हमने कन्वर्जन पढ़ा है किसमें, ऑक्साइड्स में। सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स का कन्वर्जन क्या है, ऑक्साइड में। अब इनका रिडक्शन करना है तो आपका कौन सा सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे। अगर टेम्परेचर 1073 है, उससे कम है, तो आपका क्या रहेगा, आपका कार्बन यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। एट दिस टेम्परेचर CO will be a better reducing agent।
आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है वो आपके आयरन ऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगा और क्या करेगा, इसका रिडक्शन करेगा टू Fe+CO2 कहाँ पे, या फिर आपका दूसरा आपका Fe3O4 है वो उसका भी क्या करेगा, रिडक्शन करेगा CO2। ये कहाँ की बात कर रहे हैं हम, बिलो 1073। अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा है, इफ़ टेम्परेचर इज अबोव देन 1073 केल्विन, देन कौन सी लाइन आपकी बिलो लाई करेगी, कार्बन की। तो आपका कार्बन क्या रहेगा, देन कार्बन विल बी ए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। देन CO। तो वो आपसे टेम्परेचर का केस देखिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा। बार बार बोल रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका इस यूनिट का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एलिंगम डायग्राम, और उस पे जो क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं वो भी मैंने डिस्कस कर रहा हूँ, और एक दो जो हैं वो अभी डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछेगा वो पूछेगा आपका कौन किसको रिड्यूस करेगा। एलिंगम डायग्राम में आपको लाइन देखनी है, मेटल्स जितने भी आपके मेटल्स लाई कर रहे हैं, जिस भी आप एलिमेंट की लाइन बिलो लाई करेगी वो एलिमेंट अपने से ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं उनके ऑक्साइड्स को क्या करेगा, रिड्यूस कर पाएगा। सेकंड क्वेश्चन मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड पूछेगा, उसमें क्या करना आपको देखना है स्लोप में सडन चेंज कहाँ आ रहा है। जिस पॉइंट पे स्लोप में सडन चेंज आ रहा है दैट मीन्स वो किसके साथ वहाँ पे क्या हो रहा होगा, आपका मेटल मेल्ट कर रहा होगा, वो किसके कोरस्पॉन्डिंग रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग रहेगा। थर्ड केस आयरन की जो आप रिडक्शन करोगे ऑक्साइड्स का, तो वहाँ पे टेम्परेचर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इन डिसाइडिंग रिड्यूसिंग एजेंट। अगर टेम्परेचर आपका बिलो 1073 है तो आप रिड्यूसिंग एजेंट जो रहेगा वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। अगर टेम्परेचर अबोव देन 1073 है देन आपका कार्बन एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। क्यों, डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन के बेस पे एलिंगम डायग्राम आपको बता रहा है। बट ऐसा नहीं है कि हाई टेम्परेचर पे हमेशा आपका कार्बन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट में आप यूज कर सकते हो। ये थ्योरेटिकली कंसेप्ट है, प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है क्या। अकॉर्डिंग टू एलिंगम डायग्राम क्या बोल रहा है आपका, एट हायर टेम्परेचर carbon can be used as a reducing agent, but only theoretically। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है एलिंगम डायग्राम का, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज क्रोमियम के साथ जब देखा जाएगा तो क्रोमियम के साथ आपका कार्बन कंबाइन करके एक स्टेबल कंपाउंड बना लेगा, उसका रिडक्शन नहीं करेगा। क्रोमियम के साथ क्या करेगा, हाई टेम्परेचर पे फ्यूजन शो करेगा, आपका कार्बन क्रोमियम के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना लेगा। सो प्रैक्टिकली इट मे नॉट बी पॉसिबल क्यों, बिकॉज, या फिर एग्जाम्पल के तौर पे चलो एग्जाम्पल की लेते हैं। एग्जाम्पल, रिडक्शन ऑफ Cr2O3 कैन नॉट बी कैरिड आउट यूजिंग कार्बन, because carbon will react with chromium at high temperature to form a stable compound।
देखिए यहाँ पे भी आपका एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन गया, एग्जामिनर पूछ सकता है आप कार्बन को क्या क्रोमियम ऑक्साइड के रिडक्शन के लिए यूज कर सकते हो, अगर नहीं कर सकते तो क्यों यूज नहीं कर सकते। तो देखिए क्यों यूज नहीं कर सकते, बिकॉज हाई टेम्परेचर पे क्रोमियम कार्बन के साथ कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा Cr4C3, और ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ये क्या बनेगा, हार्ड एंड रिफ्रैक्टरी बनेगा। कैसा बनेगा, हार्ड एंड रिफ्रैक्टरी। दैट मीन्स वो क्या नहीं होगा, आपका मेल्ट नहीं होगा, फ्यूजेबल नहीं होगा। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन सारे के सारे आपके हर पॉइंट आपका एक क्वेश्चन बन सकता है लिंगम डायग्राम में। छोटा सा टॉपिक है और बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन यहाँ से एक बार पूछा जाता है, बार बार आपका रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। लास्ट आता है इसकी लिमिटेशन ऑफ एलिंगम डायग्राम। फर्स्ट, ये आपका सिर्फ थर्मोडाइनामिकली बताएगा क्या कि जो लाइन नीचे रहेगी जिस मेटल की, वो उससे अब वो जितने भी मेटल ऑक्साइड है उनको रिड्यूस कर पाएगा। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, प्रैक्टिकली इसका कुछ भी वो नहीं है, स्पॉन्टेनियस रहेगा। वो जस्ट थर्मोडाइनामिकली बताएगा, वो रिएक्शन कितनी फास्ट रहेगी कितनी स्लो रहेगी ये नहीं बताएगा। रिडक्शन जो करेंगे, सपोज करो रिडक्शन एक मेटल है वो रिडक्शन कर पा रहा है अपने से अबो वाले मेटल ऑक्साइड का, बट रिएक्शन इतनी स्लो है कि उसके लिए आपके 3 years 4 years लग रहे हैं, तो वो आपका कोई स्टेबल रिड्यूसिंग एजेंट नहीं रहेगा। तो ये क्या बताएगा, इट ओनली टेल अस अबाउट thermodynamic feasibility of reduction of metal oxide. But does not give any idea about the kinetics. काइनेटिक्स के बारे में कोई भी आइडिया ये आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। सेकेंड थिंग, यहाँ पे यह आपका ऑलवेज कंसिडर करेगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बीच में क्या है, इक्विलिब्रियम है। एलिंगम डायग्राम हमेशा इस चीज़ को कंसिडर करके चलता है कि देयर शुड बी एन इक्विलिब्रियम बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। दैट मीन्स आपकी रिएक्शन किधर भी आपकी टेम्परेचर प्रेशर कंसंट्रेशन चेंज करने से चेंज हो सकती, किधर भी आपकी मूव शिफ्ट हो सकती है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ये भी इसकी लिमिटेशन है, ऐसा नहीं होता है सभी की सभी रिएक्शंस इक्विलिब्रियम पे रहें। इट ऑलवेज कंसीडर एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये आपका क्या है, सोच करो मेटल सॉलिड प्लस ऑक्साइड, ये इक्विलिब्रियम बनाएगा एमओ सॉलिड। ठीक है, ये हमेशा ये कंसिडर करके चलता है। तो ये आपका एलिंगम डायग्राम, अभी तक हम 3 स्टेप करके आ चुके हैं, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, कंसंट्रेशन ऑफ और कन्वर्जन ऑफ मेटल कार्बोनेट और सल्फाइड इनटू देयर ऑक्साइड्स। अभी जो आपका नेक्स्ट स्टेप है, जो उसका हमने स्टार्टअप थोड़ा सा दिया है एलिंगम डायग्राम के थ्रू, हमें क्या करना है, रिडक्शन करना है अभी किसका, मेटल ऑक्साइड का, किसके अंदर, उनके मेटल ऑक्साइड को मेटल के अंदर। वहाँ से आपका 4th स्टेप स्टार्ट होगा और फिर उसको हम आगे प्रोसीड करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।